नमस्कार। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब। विज साहब, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। विज साहब, आज 20 अप्रैल है और हरियाणा में करीबन 50% जो छूट है वो दी गई है। वहीं पर अगर पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें तो 3 मई तक किसी भी तरह की कोई कर्फ्यू और रिलैक्सेशन है वो नहीं दी गई है। जबकि पंजाब और हरियाणा में जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो बिल्कुल बराबर के आसपास है। ऐसा क्यों सर? देखिए, केंद्र सरकार ने 20 तारीख से सभी जगह पर छूट देने की घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी जी ने जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसमें कहा था कि जान है तो जहान है। लेकिन ये जो लॉकडाउन 2 हुआ है इसमें उन्होंने कहा कि जान भी जहान भी, कि हम जान की हिफाजत करने के साथ साथ जहान को भी चलाने की कोशिश करें। तो उसका ये प्रयास किया जा रहा है और लिमिटेड मात्रा में जो काम धंधे हैं, उद्योग हैं, उनको छूट दी गई है ताकि कारोबार भी चले और जिंदगी भी बची रहे। बिल्कुल। सर, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो भी लगातार नजर आ रहे हैं और खास तौर पर उनके जो सिम्टम्स है पहले नजर नहीं आते। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री है सर, कितना बड़ा खतरा आप मान रहे हैं? क्योंकि पहले उनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तो सोसाइटी के लिए आप कितना बड़ा खतरा उनको मानते हैं? नहीं, लक्षण ना होना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस हम्म कोरोना वायरस को लड़ने के लिए। और ये हम्म भी भेष बदल बदल कर सामने आ रहा है। शुरू में हम्म लक्षण आते थे तो सिम्टोमेटिक मरीज का पता भी लगता था कि हम्म इसमें सिम्टम्स हैं तो इसको टेस्ट कराओ, इसमें कोरोना हो सकता है। पर अगर किसी में सिम्टम ही नहीं आएंगे और लास्ट स्टेज पर पता लगेगा तो दिक्कत तो हो सकती है। लेकिन हम्म हमने हरियाणा में लगभग 20,000 टीमें लगाकर हमने हम्म घर घर का सर्वे करना आरंभ किया है ताकि हम्म हर घर में हम जाकर देख सकें कि कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है, और उसका सारा सर्वे कर रहे हैं। हमारी टीमें जारी हैं और 1 सप्ताह में हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा कि कितनों में सिम्टम्स हैं। और जिनमें सिम्टम्स हैं वो आजकल वैसे भी सीजन है, फ्लू के वैसे भी सिम्टम हो सकते हैं। हर फ्लू कोरोना नहीं हो सकता है, लेकिन हमें एक हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा, लोगों की जानकारी आ जाएगी, एक डेटाबेस आ जाएगा जिसके माध्यम से फिर हम उनके टेस्ट करा के हमें अपनी स्टेट की पूरी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। हाँ विज साहब, अगर आपके प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो पड़ोसी राज्य पंजाब के मुकाबले जो टेस्ट हैं वो आपके राज्य में काफी ज्यादा हुए हैं। आपको लगता है कि इससे भी आपको कुछ मदद मिली है? उससे भी आप बहुत से मरीजों को ट्रेस करने में सफल रहे हैं? नहीं, हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं और पंजाब हरियाणा के जो मुकाबले में हरियाणा ने बहुत लोगों के टेस्ट किए हैं। और अब हमने रैपिड किट से भी टेस्ट करने शुरू कर दिए। और उसमें सबसे पहले हम जो हमारा मेडिकल वर्कर हैं जो कोरोना से लड़ रहा है और जिनको काफ़ी संक्रमित होने की आशंका होती है, हमारे 6 के लगभग जो डॉक्टर और नर्सिस हैं वो पॉजिटिव हुए भी हैं। हमने हम्म उनके टेस्ट किए हैं। हमने कहा है कि आप उनके टेस्ट कीजिए। फिर ये जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, कंटेनमेंट हम्म जोन्स में जहां पर कि केसेस पाए गए हैं, जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, हम उन कंटेनमेंट जोन में भी लोगों के जाकर घर घर जाकर हम टेस्ट करेंगे। और हाँ, हमने काफ़ी बड़ा ऑर्डर दे रखा है और रैपिड टेस्ट किट लेने का हमें उम्मीद है कि जल्दी 1-2 दिनों में वो हमें सप्लाई हो जाएगी। फिर हम टेस्टों की संख्या बहुत बढ़ा देंगे। विज साहब, एक और अहम सवाल है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो तबलीगी जमात की वजह से हरियाणा में जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बड़ा था। फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है हरियाणा में? क्या तमाम जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनको ट्रेस कर दिया गया है? क्या संख्या है उनकी फिलहाल हरियाणा में?
लगभग 1700 के आसपास तबलीगी ट्रेस किए जा चुके हैं हरियाणा में, और उनके 80% लोगों के हमने टेस्ट भी करवा दिए, क्योंकि मैंने आदेश दिए थे कि तबलीगियों के सारों के टेस्ट कराए जाएं। बाकियों के चल रहे हैं, कुछ के रिजल्ट अवेटेड हैं, तो 100% के कराएंगे। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि आज की तारीख में जो हमारे एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 144 है, और 144 में से तबलीगी जो हैं वो 110 हैं। ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि तबलीगियों से हमारा आंकड़ा कितना बड़ा है, कितना प्रभावित हुआ है। एक चीज पॉजिटिव भी है कि हमारे प्रदेश में जो रिकवरी है वो लगभग 43% है। लगभग 110 मरीज हमारे ठीक होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये सारे मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में ठीक हुए हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में ठीक हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो तबलीगी है वो उसकी वजह से हरियाणा में खासकर जो स्थिति है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, काफी चिंता की बात हो गई थी। बबीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, उन्होंने भी ट्विटर पर तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी, धमकियां भी उन्हें मिल रही थी। किस तरह से मानते हैं आप उनके बयान को? नहीं, उन्होंने अपनी बात कही थी। अब ट्रोल करते हैं लोग तो करते रहे, ये बात तो ठीक है कि एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए ये तबलीगी जमातियों को, तबलीगी जमात के जो धार्मिक गुरु हैं उनको इस वक्त सरकार का सहयोग करना चाहिए था, कि वो सरकार का सहयोग करते। जब तबलीगी सारे इतनी बड़ी संख्या में मरकज में इकट्ठे हुए और वहां पर विदेशी भी आए, और उन देशों से विदेशी आए जहां पर कोरोना फैला हुआ था, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित होने का अंदाजा लगाया गया, तो इनके धार्मिक गुरुओं को जो मौलाना साद हैं उनको इनको आदेश देना चाहिए था कि हर तबलीगी खुद उठ के अस्पताल जाए और अपना टेस्ट कराए। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले उनका एक ऑडियो जरूर आया है, लेकिन इतने समय तक किसी इनके धार्मिक नेता ने इनको नहीं कहा। उल्टा ये छुपते रहे, मस्जिदों में जाकर छुपते रहे, हमें ढूंढ ढूंढ कर निकालने पड़े। मुझे वार्निंग देनी पड़ी कि अगर ये 8 तारीख तक सामने नहीं आएंगे तो हम इनके ऊपर हत्या के प्रयास का यानी 307 और 188 का मुकदमा दर्ज करेंगे। उसके बाद 30-40 निकल कर भी आए तो खुद इनको जो करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। एक बीमारी है, हो गई, हमारे लिए कोई धर्म कोई जाति नहीं है, किसी धर्म का हो हम सबका इलाज कर रहे हैं और सबका इलाज करेंगे। हमारे लिए तो मरीज मरीज है, हमारे लिए कोरोना पॉजिटिव है, उसकी कोई धर्म जाति भाषा क्षेत्र है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इनके जो गुरुओं की इनकी जो कमान है इनके गुरुओं के हाथ में है। उनको इस वक्त ये जो राष्ट्रीय त्रासदी है उस वक्त उनको जो रोल अदा करना चाहिए था उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया। नहीं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें खासतौर पर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की आई है, कई जगहों पर जो नोट है उनको उनको साफ किया जा रहा है, उस पर थूक लगाया जा रहा है, उसके अलावा सब्जियों के ऊपर है वो थूका जा रहा है, या फिर बात करें अस्पतालों में जो यूरिन की बॉटल है उनको बाहर फेंका जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज गया कम्युनिटी में। नहीं, बिल्कुल इससे ये गया कि ये विरोध कर रहे हैं, और इससे कैसी शिक्षा इनको दी जाती है मरकज में उसका भी पता लगा। ये अपने वहां पर मरकज में बुलाकर उनको शिक्षित करते हैं और कहते हैं कि ये शिक्षा जाकर तुम लोगों में फैलाओ, तो उससे इसका अंदाजा लगता है कि इनको कैसी शिक्षा दी जाती है। जो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हारी जान को बचाने के लिए आपके घरों पर आ रहे हैं, आप उनका फूलों से स्वागत करने की बजाय ईंट और पत्थरों से आप उनके ऊपर बरसाते हैं, तो ये इंसानियत का तकाजा नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। और इसके लिए जरूर इनके गुरुओं का इसमें मैं दोष मानता हूं, उनको इनको ऐसी हरकतें करने से रोकना चाहिए था।
हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में कितने तबलीगी जमात के जो लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर है वो दर्ज की गई है, जो जिन्होंने तय सीमा पर अपने आप को आपके सामने या फिर गवर्नमेंट के सामने है वो आइडेंटिफाई नहीं करवाया? लगभग 30 के करीब हैं जिनके खिलाफ 307 188 का केस हमने दर्ज किया। बिल्कुल। उसके साथ-साथ वैद साहब, क्योंकि 3 मई तक पूरे देश भर में जो कर्फ्यू और जो लॉकडाउन है, उसको लगाने की बात है वो कही गई है। हरियाणा में आप क्या मानते हैं, क्या 3 तारीख के बाद कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए? एज़ अ हेल्थ मिनिस्टर ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक़्त हरियाणा में बनी हुई, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये तो देखा जाएगा कि 3 तारीख तक कोरोना पेशेंट्स की संख्या क्या रहती है और इनकी जो कर्व बनती है वो कैसी बनती है, उसको देखा जाएगा। उसके बाद ही आगे के निर्णय लिए जाएंगे। हमारे लिए तो क्योंकि आज से हमारा जो है वो कनक खरीद का कार्यक्रम आरंभ हो गया और रूरल एरिया में बहुत बड़ी गतिविधि हमें आरंभ करनी पड़ी है, हमें उसकी छूट देनी पड़ी है, क्योंकि हरियाणा ना केवल अपने लिए अनाज पैदा करता है बल्कि सारे देश के जो अनाज का पूल है उसमें भी सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है। और इसकी जो समय है, तारीखें हैं, वो आगे पीछे बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। इन्हीं हुँ, हुँ, दिनों हुँ। में कनक कटती है और हमें इन्हीं दिनों में खरीदनी पड़ती है, तो उसके लिए हमने व्यापक प्रबंध किए हैं। लगभग 1500 के करीब हमने खरीद केंद्र जो बनाए, अनाज मंडियां जो थी उनके अलावा हमने बनाए हैं स्कूलों को, कॉलेजों को, जहाँ कोई खाली बड़े मैदान है, जहाँ बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोई पंचायत भवन है, उनको हमने खरीद केंद्र बनाया है और आज से हमारी खरीद शुरू हुई है। और वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो मापदंड है वो भी हम मेंटेन कर रहे हैं। मास्क भी कंपलसरी किया हुआ है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन का भी पूरा प्रबंध किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी सारे रूरल एरिया में हमारे में आरंभ हुई है। तो हमारी आज से थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी भी बन गई है कि हम ये सारी परचेज भी हो और हम लोगों को बचा के भी रखें। वैद साहब, आपने जो कोविड-19 जो ये वैश्विक बीमारी है, उसको लेकर एक अहम डिसीजन भी आपकी सरकार ने लिया है कि जिन गवर्नमेंट जो सरकारी डॉक्टर है, जो रिटायर हो गया, जिनकी उम्र 69 से कम है, उन्हें वापस आप वापस नौकरी पे रखेंगे। क्या मानते हैं इससे फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है। हमने नई भर्ती भी की है। लगभग 197 के करीब नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है। हुँ, हुँ। लगभग 350 हम कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टरों को रखने जा रहे हैं। उसकी एडवर्टाइजमेंट भी 1-2 दिनों में आ जाएगी। उसके साथ साथ हमने जितने रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उन सबको भी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का निर्णय लिया है कि आएंगे तो, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्टिविटी चलानी है। हमारी मोबाइल यूनिट्स भी हमने लॉन्च की हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को मेडिकल सुविधा मुहैया करा रही हैं। लगभग 500 के करीब हमारा टारगेट है। 411 हो चुकी जो चल रही हैं इस वक्त मोबाइल यूनिट। वो अलग-अलग गांव में, शहरों में अलग-अलग स्थान पर जाती हैं, लोगों को चेक करती हैं, वहीं पर दवाई देती हैं ताकि सिविल अस्पतालों में ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो सके और लोगों को आने जाने में भी दिक्कत है। बीमारी में लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे। हमें कोरोना के लिए भी सर्वे करना पड़ता है, हमें कंटेनमेंट जोन का भी ध्यान रखना पड़ता है और जो इम्पोर्टेंट केसेज हैं वो हमें सिविल अस्पताल में भी करने पड़ते हैं। मतलब ये कि वी नीड मोर डॉक्टर्स, हमें हुँ, ज़्यादा हुँ। डॉक्टरों की ज़रूरत है। और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हालांकि जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे, जो प्राइवेट अस्पताल थे, वो लगभग बंद कर गए थे, लेकिन मेरी अपील करने के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में वो खुले हैं। तो जो हुँ, हुँ। आम मरीज थे हमें उनकी भी चिंता है, इसलिए हमें ये जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको रखना पड़ा। बिल्कुल। वैद साहब, आपसे आखिरी सवाल है। आम जनता से एक अपील हो जाए आपकी तरफ से, जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और खास तौर पर जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, क्योंकि बहुत से जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको कई जगहों पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है या फिर मकान मालिक है उन्हें वहाँ आने नहीं दे रहे, तो उनको लेकर एक अपील। देखिए, ये जो कोरोना नाम की बीमारी है,
जो विदेशी है ये हमारे देश में पैदा नहीं हुई है, बाहर से आई है, ये इंपोर्ट हुई है, किसी ना किसी के माध्यम से आई है। इससे बचने के लिए प्रयास बहुत हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है। इससे बचने के दो ही मंत्र हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। उन्होंने कहा पहला तो कि हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार ना करें, घर की लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय हम अपने घर पर रहें। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उम्मीद मत करिए कि पुलिस ही आके आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएगी। अगर आप जाते हैं किसी दुकान पर तो आप खुद भी कह सकते हो भाइयों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो और 6-6 फुट की दूरी पर सारे हो जाओ। और मेरा दावा है कि ये दोनों मंत्र अगर कोई अपनाएगा तो कोरोना उसके पास नहीं आ सकता किसी भी हालत में। ये दोनों मंत्र लोग अपनाएं और कोरोना से अपने आप को बचाएं। बिल्कुल। तो यही थे हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा और खास तौर पर आम जनता से यह अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लक्ष्मण रेखा की अनुपालना की जाए। उसके साथ साथ साफ तौर पर उनका यही कहना है कि 3 मई के बाद समीक्षा की जाएगी कि क्या स्थिति आगे रहती है, जिसके बाद जो कर्फ्यू है वो खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा उसके ऊपर है, वो 3 मई के बाद है, समीक्षा की जाएगी। अनिल विज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।